ओशो, दर्शन के लिए जाते हुए 33 नंबर के फाटक पर से ही मुझे कपकपी होने लगती है, जबकि कुछ और मित्र डट कर जाते हैं और बातचीत करते हैं। सिर्फ मुझे ही ऐसा भय क्यों होता है? वे जो डट कर बातचीत करते हैं, वे भी भयभीत हैं। भय के दो रूप हैं, या तो कपकपी लगती है या आदमी डटकर खड़ा हो जाता है। वे दोनों ही भय के रूप हैं। कायरता और बहादुरी भय के दो सिक्के हैं, उनमें कोई फर्क नहीं है बड़ा। बहादुर से बहादुर भी भीतर काया होता है और काया से काया भी भीतर बहादुर होता है। वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सामान्य, स्वाभाविक जो बात है, वह न तो कपकपी लगती है और न डटकर तुम खड़े होते हो। डटकर किसके खिलाफ खड़े होना है? डटकर अपनी ही कपकपी के खिलाफ खड़े हो रहे हो। भय क्या है? डटना किसके खिलाफ है? भय यह है कि तुम मेरे सामने आओगे तो तुमने अपनी जो प्रतिमा बना रखी है, वह खंडित होगी। मेरा दर्पण तुम्हारी असलियत तुम्हें दिखाएगा। इससे तुम भयभीत हो। यह एक ढंग है। दूसरे हैं जो अकड़ कर आ जाते हैं दर्पण के सामने, खड़े हो जाते हैं कि अकड़े रहेंगे, जरा भी शिथिल न होंगे, दर्पण को मौका ही न देंगे कि वह असलियत बता दे। हमारा अकड़ापन ही दर्पण में झलकेगा, हमारी असलियत न दिखाई पड़ेगी। दोनों तरह के लोगों को मैं जानता हूँ। कुछ हैं जो आकर बहुत बातचीत करने लगते हैं। वे इतनी बातचीत करने लगते हैं कि मैं देखता हूँ कि बातचीत कर करके वे मुझे टाल रहे हैं। वे मुझे सुनने को नहीं आए हैं। वे घबराए हैं कि वे अगर चुप हुए और मैं कुछ बोला तो मुसीबत होगी, तो वे कहे ही चले जाते हैं। वे मेरी तरफ देखते तक नहीं, वे नीचे देखते हैं। वे कहे चले जाते हैं। वे न मालूम, जरूरी गैर जरूरी बातें बड़ी लंबी करके कहते हैं, जिनका कोई सार नहीं है, जिनको मेरे पास लाने का कोई प्रयोजन नहीं है। वे अपने चारों तरफ एक सुरक्षा का उपाय करते हैं शब्दों को खड़ा करके, कि मेरा कोई शब्द उनके भीतर प्रविष्ट न हो जाए। वे तुम्हें लगेंगे कि बिल्कुल डटकर बात कर रहे हैं। दूसरे हैं तो कंपते हैं, डरते हैं। वे बोल ही नहीं पाते। उनसे मैं पूछता हूँ, कैसे आए, क्या कहना है, क्या है मन की पीड़ा? वे कहते हैं, कुछ भी कहना नहीं है। वे भी कंप रहे हैं। दोनों ही डरे हुए हैं। एक तीसरा सामान्य, सरल, स्वाभाविक व्यक्तित्व है, संतुलित, जो कहना है कह देता है, जो सुनना है सुन लेता है, जो देखना है देख लेता है, जो सच्चाई है उसे पकड़ने की कोशिश करता है। न तुमसे मैं नहीं कहता कि तुम डट कर आने लगो। अगर कपकपी आती है, वह भी गलत है। डट कर आए, वह भी गलत। डट कर आने का मतलब है कि कपकपी न आने देंगे, अकड़े रहेंगे। दोनों ही गलत हैं। संतुलन चाहिए। मुझसे भय क्या है? मैं तुमसे छीन क्या लूंगा? तुम्हारे पास है क्या जिसे मैं छीन लूंगा? तुम मेरे पास से कुछ लेकर ही जा सकते हो, देने को तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तुमसे मैं छीनूंगा क्या? ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा भिखमंगापन छीन सकता हूँ। तुमसे मैं छुड़ा क्या लूंगा? तुम्हारे पास काश कुछ होता, कुछ भी नहीं है। तुम्हारी दशा वैसी है जैसे भिखारी रात भर जाग कर बैठा रहता है कि कोई चोरी न कर ले। कुछ है ही नहीं, एक भिक्षा पात्र है। या मैंने सुना है, तुमने भी कहावत सुनी होगी कि नंगा नहाता नहीं है, क्योंकि डरता है, फिर निचुड़ेगा कहाँ, कपड़े कहाँ सुखाएगा। कपड़े हैं ही नहीं, स्नान नहीं करता। तुम्हारे पास है क्या? तुम भयभीत क्यों हो? तुम अगर गौर से देखो कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, सारा भय चला गया। भय तो खोने का भय है, लेकिन तुमने कुछ मान रखा है कि तुम कुछ हो, इसलिए भय है। उस मान्यता को गौर से देखो। क्या हो तुम? तुम्हारे देखने में ही तुम्हारी मान्यता तिरोभूत हो जाएगी। तब तुम सहज भाव से मेरे पास आ सकोगे। न तो डटकर आओ, क्योंकि डटकर तुम क्या करोगे? क्या फायदा है? अगर तुम मुझसे लड़ रहे हो, अपना समय खो रहे हो। उसी समय में तुम जाग सकते थे, वो तुमने लड़ने में गंवाया। अगर तुम भयभीत हो रहे हो तो अपनी सुरक्षा में लगे हो, वह भी तुमने व्यर्थ गंवाया। थोड़ी देर में तुम्हारे साथ हूँ, उसका तुम उपयोग कर लो। पीछे पछतावा बहुत होगा, पर पीछे पछताने से कुछ भी नहीं होता। पाछे पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। मैं सदा तुम्हारे पास नहीं रहूंगा, तुम सदा तुम्हारे पास रहोगे। फिर पीछे घबरा लेना, डट लेना, अकड़ लेना, कपकपी कर लेना, जो करना हो कर लेना। थोड़ी देर में तुम्हारे पास हूँ, उसका उपयोग कर लो। ये दर्पण फूट जाएगा, फिर तुम अपना चेहरा इसमें न देख सकोगे। हालांकि मैं जानता हूँ, फिर तुम फूटे दर्पण की चौखट को रखे पूजा करोगे। उसमें कुछ भी दिखाई न पड़ेगा, लेकिन तब तुम बिल्कुल निश्चिंत आओगे। मैंने देखा है लोगों को मंदिर में जिस निश्चिंत भाव से जाते हैं, उस निश्चिंत भाव से उनको बुद्ध के पास जाते नहीं देखा है। मंदिर की प्रतिमा से डर क्या है? न कपकपी लगती, न डट कर जाते।
मंदिर की प्रतिमा है ही नहीं, चौखट बची है, दर्पण तो कभी का जा चुका। इसके पहले कि वैसी घड़ी आए, उपयोग कर लो। अपने को देखने का मौका मिला है, उसे खो मत, न घबराने में, न अकड़ने में। सरल सामान्य बनो, सहज बनो। 8वां प्रश्न। ओशो अपने पूर्व में कहा है, जीवन प्रयोजन रहित है, फिर खाली हाथ जाएं या भरे हाथ, इससे क्या फर्क पड़ता है। यही समझ में आ जाए तो हाथ भर गए। यही समझ में आ जाए कि खाली हाथ जाए कि भरे हाथ, कोई फर्क नहीं पड़ता, हाथ भर गए। इसको ही मैं हाथ भरना कहता हूँ। यही समझ में न आए और चेष्टा चलती रहे कि हाथ भरे जाऊंगा, तुम हाथ खाली जाओगे। सफलता और असफलता समान दिखाई पड़ने लगे, तुम सफल हो गए, सफल ही नहीं, सुफल भी हो गए। जीत और हार बराबर हो जाए, जीत गए तुम, अब तुम्हें कोई न हरा सकेगा। यही जीत है। प्रयोजन निष्प्रयोजन तराजू पर समान तुल जाए, तुमने जीवन का अर्थ पा लिया, प्रयोजन पा लिया। कुछ और ज्यादा पाने को नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा और पाने को हो भी क्या सकता है। इस घड़ी में ही तो तुम्हारे जीवन का कमल खिल जाता है, जब न कोई प्रयोजन है, न कोई प्रयोजन नहीं है, न कोई सार है, न कुछ असार है। जीवन को तुमने बिना द्वंद्व के स्वीकार कर लिया। हार न जीत, सफलता न असफलता, अंधेरा न प्रकाश, जीवन न मृत्यु, तुमने द्वंद्व छोड़ दिया। जीवन को तुमने जैसा है स्वीकार कर लिया, अनन्य भाव से। वही तुम्हारे जीवन का कमल खिल जाता है। हाथ तुम्हारे भर गए, दुनिया तुम्हारे हाथ भला खाली देखे, दुनिया से क्या लेना देना है। तुम जानोगे कि तुम्हारे हाथ भरे हैं, तुम नाचते जाओगे, तुम रोते न जाओगे। तुम्हारे आंसू भी गिरेंगे तो उन आंसुओं में गीत होंगे, आनंद का अहोभाव होगा। तुम मरोगे भी तो तुम एक सुगंध छोड़ जाओगे, जैसा फूल गिर जाता है भूमि में और सुगंध आकाश में उड़ जाती है। तुम्हारी मृत्यु भी एक परम उत्सव का क्षण होगी। हाथ भर गए, यही मेरा अर्थ है। आखिरी प्रश्न। ओशो क्या बताने की कृपया करेंगे बेहिकह राजनीति के आप इतने विपक्ष में क्यों हैं? जहर के मैं विपक्ष में क्यों हूँ, ऐसा क्यों नहीं पूछते है। राजनीति का अर्थ क्या है? राजनीति जहर है, उससे जीवन का कोई लेना देना नहीं, वह मरघट। राजनीति का अर्थ है दूसरे पर काबू पाने की चेष्टा। राजनीति का अर्थ है दूसरे के मालिक हो जाने का ख्वाब। और जब भी कोई व्यक्ति दूसरे का मालिक होना चाहता है, तभी वह परमात्मा विरोधी है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर परमात्मा है, उतना ही परमात्मा है जितना तुम्हारे भीतर। तुम हो कौन किसी और के मालिक हो जाने वाले? तुम अपने मालिक हो जाओ, इतना काफी है। मालकियत। राजनीति का अर्थ है दूसरे पर मालकियत, धर्म का अर्थ है अपने पर। मैं राजनीति के विपक्ष में नहीं हूँ, धर्म के पक्ष में हूँ। धर्म के पक्ष में होने के कारण अनिवार्यतः राजनीति का विपक्ष पैदा हो जाता है, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। राजनीति इतनी व्यर्थ है कि विपक्ष में होने तक की मुझे सुविधा नहीं है। कंकड़ पत्थरों के खिलाफ भी क्या बोलना, हीरे जवाहरातों के पक्ष में बोलता हूँ। और अगर कभी कंकड़ पत्थरों के खिलाफ बोलना पड़ता है तो इसीलिए कि तुमने कंकड़ पत्थरों को हीरे समझ रखा है। जब मैं राजनीति के विरोध में बोलता हूँ तो राजनीतिज्ञों के विरोध में नहीं बोल रहा हूँ। वे दया के पात्र हैं, उनके विरोध में क्या बोलना। वे वैसे ही दुख के मारे हैं, उनके खिलाफ क्या बोलना है। जब मैं राजनीतिज्ञों के खिलाफ बोलता हूँ तो मैं तुम्हारे भीतर छिपे राजनीतिज्ञ के खिलाफ बोल रहा हूँ। मुझे तुमसे प्रयोजन है। हर व्यक्ति के भीतर राजनीतिज्ञ छिपा है, छोटा हो बड़ा हो। सिकंदर छोटे हों बड़े हों, इससे क्या फर्क पड़ता है। जहर तुम बाल्टी भर कर पी जाओ कि चुल्लू भर पियो, इससे क्या फर्क पड़ता है। जहर मारेगा। तुमने कभी ख्याल किया तुम पति हो पत्नी से तुम्हारा संबंध धर्म का है या राजनीति का? तुम पाओगे कि 100 में 99 मौके पर संबंध राजनीति का है, धर्म का नहीं। तुम कहोगे कि पति और पत्नी के बीच क्या राजनीति का सवाल है। तुम्हारे बच्चे से तुम्हारा संबंध धर्म का है या राजनीति का? तुम बाप की अकड़ से बोलते हो या परमात्मा की सृजन की प्रक्रिया में एक विनम्र भागीदार हुए इस तरह बोलते हो बेटे से? तुम बेटे की तरफ इस तरह देखते हो कि परमात्मा तुम्हारे माध्यम से संसार में आया, या तुम इस भांति देखते हो कि तुझे मैंने पैदा किया है, जो मैं कहूँ वह कर, मैं जानता हूँ तू अज्ञानी है। तुम बेटे को नियंत्रित करने की कोशिश करते हो या सहारा देते हो? तुम बेटे को सदा के लिए बांध लेना चाहते हो, पंगु बनाना चाहते हो, या चाहते हो उसे मुक्त आकाश मिले, चाहे वह मुक्त आकाश कभी तुम्हारे विपरीत ही क्यों न पड़े। तुम पत्नी को प्रेम किए हो या प्रेम केवल फांसी लगाने का उपाय है, या प्रेम केवल बहाना है, राजनीतिक चाल है।
जब मैं राजनीतिज्ञ के खिलाफ बोलता हूँ तो दिल्ली में बैठे राजनीतिज्ञों से मुझे क्या लेना देना है। मैं तुम्हारे भीतर बैठे राजनीतिज्ञ के खिलाफ बोल रहा हूँ, उतना ही तुम ध्यान से समझना। और वह भी इसलिए बोल रहा हूँ उसके खिलाफ कि अगर तुम उसमें उलझे रहे हो तो कभी धार्मिक न हो सकोगे। धर्म का अर्थ है अपना मालिक होना। धर्म का अर्थ है न तो किसी को अपना मालिक होने देना और न किसी के मालिक होने की चेष्टा करना। धर्म परम स्वतंत्रता की चेष्टा है और राजनीति दूसरे को परतंत्र करने का उपाय है। जितने ज्यादा लोग तुम्हारे परतंत्र हो जाएं, राजनीतिज्ञ मन उतना ज्यादा प्रसन्न होता है। अगर तुम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो तो महाराष्ट्र के ऊपर तुम्हारा कब्जा है। अगर तुम भारत के प्रधानमंत्री हो जाओ तो कब्जा और बड़ा हो गया। आदमी कब्जे की कोशिश में लगा है, कब्जा बढ़ता जाए, करोड़ों करोड़ों लोग मुट्ठी में हो जाएं। ये बहुत पीड़ित आदमी की मनोदशा है, यह विक्षिप्त चित्त की दशा है। इसको मैं पागलपन कहता हूँ। तुम अपनी ही मुट्ठी में नहीं हो, तुम किसको मुट्ठी में करने चले ही। सच तो यह है कि तुम जितना ही अपने को कम मुट्ठी में पाते हो उतनी ही कमी पूर्ति करते हो दूसरे लोगों को मुट्ठी में करके। उससे एक वहम पैदा होता है कि हम शक्तिशाली हैं। एक ही शक्ति है और वह स्वयं के मालिक हो जाने की है, बाकी सब शक्ति को छिपाने के उपाय हैं। तुम पूछते हो राजनीति के मैं यमना विपक्ष में क्यों हूँ। विपक्ष में राजनीति के नहीं हूँ, धर्म के पक्ष में हूँ। दूसरा, क्या आप अराजकवादी है, अनार्किस्ट है। वादी मैं बिल्कुल नहीं हूँ। किसी वाद में मेरी उत्सुकता नहीं है, अराजकवाद में भी नहीं। लेकिन इतना जरूर मैं जानता हूँ कि दुनिया में राज्य जितना कम हो उतना अच्छा होगा। राज्य बिल्कुल मिट जाएगा ऐसा मैं नहीं सोचता। बिल्कुल मिटना असंभव है, क्योंकि जहाँ एक से ज्यादा लोग हैं वहाँ उनके संबंधों को तय करने के लिए कोई माध्यम चाहिए होगा, व्यवस्था चाहिए होगी। तो मैं कोई क्रोपाटकिन जैसा अराजकवादी नहीं हूँ। मेरी कोई मान्यता नहीं है कि राज्य मिट जाना चाहिए। मेरी इतनी ही दृष्टि है कि राज्य कम से कम होना चाहिए। राज्य ऐसे ही होने चाहिए जैसे पोस्ट ऑफिस है, रेलवे है। जरूरत है, रेलवे की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अगर रेलवे की कोई व्यवस्था न हो तो असंभव है कि बंबई से पूना ट्रेन कैसे आएगी, कि चिट्ठी तुमने जो डाली पोस्ट ऑफिस में वह पहुंचेगी कहीं कि नहीं पहुंचेगी। व्यवस्था करनी चाहिए। राज्य व्यवस्थापक होना चाहिए, नियंत्रक नहीं। राज्य का उपाय उपयोगिता व्यवस्था आधारित होनी चाहिए। लोगों के जीवन में कितनी सुविधा आ सके उसके लिए राज्य को फिक्र करनी चाहिए। और राज्य को बाधा नहीं देनी चाहिए। लोगों के जीवन में बाधा तभी देनी चाहिए जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे के जीवन में बाधा दे रहा हो, अन्यथा नहीं। मेरी राज्य की धारणा का अर्थ ही यह है कि राज्य बड़ा गौण होना चाहिए। जैसे कि तुम्हारे घर में रसोईया है तो रसोइये की तुम पूजा करते हो कि फूलमाला पहनाते हो। अच्छा खाना बनाता है तो तुम उसकी प्रशंसा करते हो, बुरा खाना बनाता है तो तुम कहते हो कि यह गलत है, तेरा काम ठीक सुधार कर। तुम्हारे खाद्य मंत्री की हैसियत भी राष्ट्र के रसोइये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इससे ज्यादा क्या प्रयोजन है। बड़े रसोइया हो, तुमने घर पर एक पहरेदार लगा रखा है तो उसका काम है, वह उतना काम करता है। राज्य की व्यवस्था पहरेदारी की होनी चाहिए, लेकिन राजनेताओं को सिर पर उठाकर चलने का कोई कारण नहीं है। पागलपन है। राजनीति इतनी प्रमुख नहीं होनी चाहिए। जीवन में बड़ी बहुमूल्य चीजें हैं जो प्रमुख होनी चाहिए। राजनेता को सिर पर लेकर तुम चलोगे, उससे राजनेता तो ऊंचा नहीं होगा, तुम नीचे होगे। राजनेता के तो ऊंचे होने का कोई उपाय नहीं है, वह तो खुद पागल है। और जो उसकी अर्दी को ढो रहे हैं वे भी पागल हैं। लेकिन अगर तुम किसी फकीर को कंधे पर उठाकर चले तो तुम ऊंचे हो जाओगे। उससे फकीर ऊंचा नहीं होगा, वह ऊंचा है ही, लेकिन तुम ऊंचे हो जाओगे। वे चरण तुम्हारे लिए पारस सिद्ध होंगे, तुम लोहे से सोना हो जाओगे। तुमने अगर संगीत को ऊपर उठाया तो तुम्हारे हृदय में ऊंचाइयों की लहरें उठेगी। तुमने अगर राजनीति को ऊपर उठाया तो तुम गंदे हो जाओगे। तुमने अगर गीतकार को ऊपर उठाया, संगीतज्ञ को ऊपर उठाया, कवि को ऊपर उठाया, चित्रकार को पूजा, तो तुम्हारे जीवन में सुगंध के हजार हजार रास्ते खुल जाएंगे, तुम्हारे जीवन में एक सजावट आ जाएगी। तुमने अगर राजनेता को ऊपर उठाया तो सिवाय युद्ध, हिंसा, इसके अतिरिक्त तुम कुछ भी न पाओगे। पूरी मनुष्य जाति का इतिहास हिंसा और युद्धों का इतिहास है। वह राजनेता को सिर पर लेकर चलने के कारण है। मैं अराजकवादी नहीं हूँ, लेकिन राज्य जरूरत से ज्यादा अधिकारी हो गया है, उतने अधिकार की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति परम मूल्य है, राज्य व्यक्ति का सेवक है, मालिक नहीं। बस सेवक की हैसियत से काम करे, ठीक है, उससे ज्यादा उसका मूल्य नहीं होना चाहिए।
अखबार राजनीति से ही नहीं भरे होने चाहिए। आखिरी पन्ने पर उनकी जगह होनी चाहिए, मगर वे पहले पन्ने को घेरे हुए हैं। सारी सुर्खियां अखबार की राजनीतिज्ञों के नाम से घिरी हैं। इससे अगर जीवन विकृत हो, विध्वंस की तरफ उन्मुख हो, तो स्वाभाविक है। अखबार की सुर्खियां तो किन्हीं और सुंदर चीजों से भरनी चाहिए। थोड़ा सौंदर्य का बोध होना चाहिए। राजनीतिक नेताओं के चित्रों की बजाय तो किसी के बगीचे में गुलाब के अच्छे फूल खिले हों, उनके चित्र भी ज्यादा उपयोगी होंगे। किसी के बगीचे में हरियाली हो, उसके चित्र ज्यादा उपयोगी होंगे। किसी ने मधुर गीत गाया हो, उसके मधुर गीत की मधुरिमा काम की होगी। राजनीतिज्ञों की बकवास, एक दूसरे के प्रति गाली गलौज, छीछालेदर, कीचड़ का फेंकना वही तुम्हारा भोजन हो गया है। सुबह उठकर तुम गीता नहीं पढ़ते, कुरान नहीं पढ़ते, अखबार पढ़ते हो। अभागे दिन है। इससे तो अच्छा था तुम कुरान ही पढ़ते, गीता ही पढ़ते। कम से कम कुरान की आयत की तरन्नुम तुम्हें घेर लेती। कम से कम गीता का शायद कोई दूर का भूला भटका स्वर तुम्हारे हृदय में घोंसला बना लेता। तुम सुबह उठे नहीं कि तुम अखबार पढ़ते हो, आंख खोलते नहीं कि अखबार टटोलते हो। अखबार तुम्हारी गीता है। राजनैतिक विक्षिप्त व्यक्ति तुम्हारे प्रतिमान है, तुम्हारे आदर्श हैं। मैं अराजकवादी नहीं हूँ, लेकिन राज्य की शक्ति क्रमशः न्यून होती जाए। इसे तो एक स्वप्न ही मानना चाहिए कि कभी ऐसा होगा कि राज्य की बिल्कुल जरूरत न रह जाएगी। मुश्किल है, थोड़ी बहुत जरूरत रहेगी। थोड़ी बहुत तो जहर की भी जरूरत होती है, कभी कभी औषधि की भी काम पड़ता है। थोड़ी बहुत तो जहर की भी जरूरत होती है, कभी कभी किसी को बेहोश भी करना पड़ता है, सर्जरी के लिए, ऑपरेशन के लिए। उतनी ही जरूरत राज्य की होनी चाहिए जितनी जहर की है, बस उससे ज्यादा जरूरत नहीं होनी चाहिए। और राज्य का मुख्य काम इतना ही होना चाहिए कि वह एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के जीवन में दखल न देने दे। अभी हालत उल्टी है। अभी एक व्यक्ति को तो रोकता ही नहीं दूसरे के जीवन में दखल देने से, खुद ही दोनों के जीवन में दखल देता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता चरम मूल्य है। राज्य, राजनीति, राजनेता सेवक से ज्यादा नहीं होने चाहिए। कहते तो वे भी यही हैं कि हम सेवक हैं, मगर यह वे कहते हैं जब वे इलेक्शन में खड़े होते हैं। इलेक्शन के बाद फिर तुम्हें कहना पड़ता है, हुजूर, हम आपके सेवक हैं। फिर वे दरबार में बैठते हैं दरबार लगाकर, फिर तुम्हें कहना पड़ता है कि हम आपके सेवक हैं। याद रखना, सेवक को भूल मत जाना। यही उन्होंने तुमसे कहा था जब वे ताकत में न थे। तो सेवा जैसे माध्यम है सत्ता में पहुंचने का। जैसे कोई किसी के पैर दबाना शुरू करे और फिर धीरे धीरे पहुंचकर गर्दन पकड़ ले। शुरू मालिश से की थी कि पैर दबा रहे हैं, फिर जब गर्दन पकड़ ली तब तुम्हें होश आया कि यह तो बहुत मुश्किल हो गई है, छुड़ाना मुश्किल है। जब कोई पैर पकड़े तभी जरा गौर से देखना कि हाथ गर्दन की तरफ तो नहीं जा रहे हैं। लेकिन सभी सत्ताधारी सेवा का बहाना करते हैं, सत्ता की आकांक्षा है। सत्ता उनके हाथ में होनी चाहिए जिनको सत्ता की आकांक्षा न हो, पर यह तो असंभव है। इसलिए यही हो सकता है कि सत्ता न्यून से न्यून हाथ में रह जाए, इतनी कम रह जाए कि कोई नुकसान न पहुंचा सके। राज्य कम से कम हो, वही राज्य श्रेष्ठतम है। तीसरा, समाज और राज्य से आपने स्वयं को इतना अलग थलग क्या कर लिया है? कर लिया है ऐसा नहीं है। तुम भी जागोगे तो ऐसे ही अलग थलग हो जाओगे। कर लिया है ऐसा नहीं है, ऐसा हो गया है। ऐसा ही समझो कि तुम सोए हो और जाग जाओगे, तब क्या मैं तुमसे पूछूंगा कि तुमने अपने सपनों के राज्य से, सपनों की भीड़ से इतना अलग थलग क्यों कर लिया? तुम कहोगे, अलग थलग क्या नहीं, नींद खुल गई, सपने खो गए। जागते ही समाज और राज्य सपने हो जाते हैं, सत्य तो एक परमात्मा ही रह जाता है। बाकी सब खेल खिलौने हो जाते हैं। कोई अलग नहीं करता, अपने को अलग पाता है। चौया, संन्यास और राजनीति का क्या संबंध हो? संबंध हो ही नहीं सकता। जिसके भीतर से राजनीति मर गई, उसी के भीतर तो संन्यास फलता है। संबंध तो हो ही नहीं सकता। राजनीति की राख पर ही तो संन्यास का अंकुर उभरता है। तो संन्यास का तो अर्थ ही यही होता है कि तुम्हारे भीतर अब कोई राजनीति न रही। आप अपने सन्यासियों से क्या अपेक्षा रखते हैं? मैं कोई अपेक्षा किसी से नहीं रखता, और न चाहता हूं कि कोई मुझसे कोई अपेक्षा रखे, क्योंकि अपेक्षा एक दूसरे को गुलाम करने की विधि है, ढंग है। नहीं, मेरी तुमसे कोई अपेक्षा नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसा करो, वैसा करो। मैं तुम क्या करो ये कह ही नहीं रहा हूँ। मैं तो तुम्हें इतने ही इशारे दे रहा हूँ कि अगर तुम सोए हो तो राजनीति में रहोगे, अगर जाग गए तो धर्म में आ जाओगे। अगर जाग गए तो तुम्हारे भीतर से दूसरे की मालकियत का जो पागलपन है वह खो जाएगा, और अपनी ही मालकियत का आनंद उसकी जगह स्थापित हो जाएगा। तब तुम दूसरे के सिर पर न बैठना चाहोगे,
क्योंकि तुम पाओगे तुम्हारे भीतर का सिंहासन परम सिंहासन है, परम पद है, इसके ऊपर कोई पद नहीं, न कोई राष्ट्रपति, न कोई प्रधानमंत्री। मेरी तुमसे कोई अपेक्षा नहीं है, सिर्फ निर्देश है कि अगर तुम्हारे मन में अभी भी राजनीति हो तो ध्यान रखना कि तुम सन्यासी नहीं हो। ये सीधी वैज्ञानिक परिभाषा कर रहा हूँ। तुमसे कह नहीं रहा हूँ कि राजनीति से संबंध मत रखो, इतना ही कह रहा हूँ कि राजनीति जहर है, अगर मरना ही हो, आत्महत्या ही करनी हो, डटकर पी लो, भर पेट पी लो। इतना ही कह रहा हूँ कि यह जहर है, मरना ही हो तो ही पीना, अगर न मरना हो तो इससे जरा सावधान रहना। हालांकि जहर के दुकानदारों ने जहर पर अमृत के लेबल लगा रखे हैं। लेबल पर मत जाना, डब्बे के ऊपर क्या लिखा है इसकी बहुत फिक्र मत करना, डब्बे के भीतर क्या है इसका बहुत निरीक्षण कर लेना। अगर उनके भीतर अभी राजनीतिक आंदोलनों में सम्मिलित होने की आकांक्षा बची है तो वे सन्यासी नहीं है, कम से कम मेरे सन्यासी तो नहीं है, किसी और के होंगे। 5वां, क्या सन्यास एक प्रकार का पलायन नहीं है? एक अर्थ में कह सकते हो, है। जैसे घर में आग लग जाए और तुम भागकर बाहर आ जाओ, भीड़ कह सकती है तुम पलायनवादी हो, एस्केपिस्ट हो, घर से भागकर बाहर निकले। जब घर में आग न लगी थी तब तो बड़े मजे से रहे, अब जब आग लगी, मुसीबत का क्षण आया घर को, तो तुम बाहर निकल कर आ गए। जाओ अंदर, काया हो। तो तुम क्या कहोगे? तुम कहोगे पागल नहीं हूँ, जब घर में आग लगी हो तो भागना ही उपाय है। कोई गड्ढे में गिर जाए और निकलने की कोशिश करे, क्या तुम उससे कहोगे तुम पलायनवादी हो, गड्ढे से भागने की कोशिश कर रहे हो? कोई बीमार हो जाए और चिकित्सा की चेष्टा करे, तुम उससे कहोगे काया अब बीमारी से निकलने की कोशिश कर रहे हो? रहो वहीं, हिम्मतवर हो, डटे रहो। कहाँ जीना है? संसार गड्ढा है, बीमारी है, संसार आग लगा घर है। जिनको थोड़ा बोध है वे बाहर निकलेंगे, वे असल में घर छोड़कर नहीं भाग रहे हैं। घर रहने योग्य ही न था, अब तक कैसे रहे यही सवाल है। अब तक क्यों न दिखाई पड़ी ये लपटें? जब दिखाई पड़ गईं तभी सवेरा है, इसलिए बाहर आ रहे हैं। एक अर्थ में तुम कह सकते हो सन्यास पलायन है, एक अर्थ में तुम कह सकते हो सन्यास जागरण है। मैं तो उसे जागरण ही कहता हूँ। घर में आग लगी हो तो वही आदमी घर के भीतर रह सकता है जो सोया हो या शराब पीकर पड़ा हो। जागा हुआ आदमी तो बाहर आ जाएगा, न केवल जागा हुआ आदमी खुद बाहर आएगा, सोए को जगाने की कोशिश करेगा कि भाई जागो। शराबी के मुंह पर पानी छिड़केगा, घसीटेगा कि निकल आओ तुम भी। हालांकि शराबी कहेगा क्या ऊधम मचा रखा है, शांति से सोने दो, क्या सुबह सुबह जगा रहे हो? कहाँ आग लगी है? कहीं कोई आग नहीं लगी है, कोई सपना देखा होगा। फिर भी जो जागा है उसके जागरण के कारण ही उस पर एक उत्तरदायित्व आ गया। वह उत्तरदायित्व है कि जो सोए हैं आसपास उनको भी हिलाकर जगा दे। इसलिए बुद्ध पुरुष इतनी चेष्टा करते हैं कि तुम जागो, क्योंकि तुम जहां हो वहां लपटे हैं। लेकिन तुम कहते हो ये तो पलायन है, और तुम्हारी भीड़ ज्यादा है। जागता एक है, 1000 सोए हैं घर में, वे 1000 अपनी नींद में ही बड़बड़ाते हैं। वे कहते हैं कि हम ही ठीक हैं, हमारी भीड़ जो कह रही है वह ठीक है, कि एक आदमी जो कह रहा है वह ठीक है। ये तो डिक्टेटरशिप हो गई, तानाशाही हो गई। एक आदमी कह रहा है घर में आग लगी है और 1000 आदमी कह रहे हैं, मत दे रहे हैं कि नहीं लगी, हम सोए हैं मजे से, गड़बड़ मत करो, और वह गड़बड़ किए चला जा रहा है। लेकिन संत की अपनी मजबूरी है, तुम चाहे 1000 हो चाहे लाख हो, इससे सही नहीं होते। जाग कर देखा गया जो है वही सत्य है। यह कोई लोकतंत्र नहीं है सत्य का कि वहां वोट से तय होता है कौन सत्य है। हाथ और सिर नहीं गिनने हैं, यहाँ आत्माएं गिनी जाती हैं, यहाँ भीतर का बोध गिना जाता है। एक भी सत्य हो सकता है, करोड़ गलत हो सकते हैं। सवाल करोड़ का और एक का नहीं है, सवाल जागे होने का है। आप क्रांति के अगुआ बने, ऐसी हजारों की आकांक्षा थी, लेकिन आपने क्यों उनकी आकांक्षाओं को ठुकरा दिया? जैसे मैंने कहा, न तो यहाँ मैं किसी की आकांक्षाएं पूरा करने को हूँ, न कोई और मेरी आकांक्षाएं पूरा करने को है। मैं स्वयं होने को हूँ यहाँ, तुम स्वयं होने को हो यहाँ। दूसरे पर आकांक्षाएं थोपना उचित नहीं है। अगर हजारों की आकांक्षाएं थीं कि मैं क्रांति का अगुआ बनूं, तो वे सोए हुए लोगों की आकांक्षाएं थीं। उनकी आकांक्षाओं का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि क्रांति यानी क्या? घर में आग लगी है, तुम फर्नीचर बदल रहे हो, टेबल यहाँ से हटाकर कुर्सी लगा रहे हो, बिस्तर की जगह बदल रहे हो, रंग रोगन पोत रहे हो, चित्र फोटो लटका रहे हो। घर में आग लगी है, तुम क्रांति कर रहे हो। सारी क्रांति फर्नीचर की बदलाहट है। क्रांति मात्र आज तक जिसको लोगों ने कहा है वह कोई क्रांति नहीं है।
क्रांति तो सिर्फ एक है, वह है इस जीवन में लगी आग को देख लेना और किसी नए जीवन में उठ जाना, इस घर को छोड़ देना और किसी नए घर को बना लेना। बाकी सब क्रांतियां तो इसी घर के भीतर बदलाहट हैं। इस दीवार में थोड़ा सा लीपापोती करके रंग रोगन कर दिया, इससे लपट थोड़े ही मिटेंगी। इससे बाहर जो आग लगी है वह लगी ही रहेगी। क्या हुआ? रूस में क्रांति हुई 1917 में। क्या हुआ? जो मालिक थे वे उतार दिए गए, जो उतरे थे वे मालिक हो गए, मालकियत जारी रही। फर्नीचर बदल गया, कुर्सी नीचे थी वह ऊपर आ गई, जो ऊपर थी वह नीचे आ गई। वही उपद्रव जारी रहा, कोई फर्क न पड़ा। अमीर अमीर न रहा, गरीब गरीब न रहा। लेकिन अब एक नया वर्ग पैदा हो गया, सत्ताधिकारियों का और गैर सत्ताधारियों का। साधारण जनता और कम्युनिस्ट पार्टी, अब ये दो वर्ग पैदा हो गए। वर्ग जारी रहा, नाम बदल गए। पहले कोई दूसरे लोग शोषण करते थे, अब कोई दूसरे लोग शोषण करते हैं। शोषण जारी है, सत्ता जारी है, परतंत्रता जारी है। दुनिया की सारी क्रांतियां मिट्टी हो गई हैं। नहीं, मैं तुम्हारी किसी मूर्ता का अगुवा नहीं होना चाहता। मुझे कोई उत्सुकता नहीं है तुम्हारे फर्नीचर बदलने में। और बड़ा मजा है। राजनीति एक बड़ा गहरा षड्यंत्र है। इंग्लैंड में दो पार्टियां हैं। इंग्लैंड बड़ा कुशल मुल्क है, होना भी चाहिए। राजनीति का उसका अनुभव बड़ा पुराना है। बड़े होशियार लोग हैं। एक पार्टी सत्ता में होती है, दूसरी उसकी निंदा करती है। स्वभावतः किसी की भी सत्ता सुंदर नहीं है, लेकिन जनता को एक भ्रम बना रहता है। एक पार्टी सत्ता में है, दूसरी पार्टी निंदा करती है, मुल्क में भूल चूक बतलाती है। 10 साल एक पार्टी सत्ता में रहती है, तब तक उसकी प्रतिष्ठा गिरती जाती है, क्योंकि वह कुछ कर तो पाती नहीं। कोई कुछ नहीं कर पाता। मुल्क की मुसीबत बनी रहती है, बढ़ती जाती है। मुल्क क्रोध में भरता जाता है। जो सत्ता में नहीं है, लोग उनके प्रेम में पड़ने लगते हैं कि ये लोग ठीक मालूम पड़ते हैं। और जनता की स्मृति बड़ी कमजोर है। 10 साल बाद वे पहली पार्टी को नीचे उतार देते हैं, इस पार्टी को ऊपर बिठाल देते हैं। दूसरी पार्टी पहले काम में लग जाती है, इनकी निंदा में। इनसे भी कुछ होता नहीं। लेकिन 10 साल में जनता फिर भूल जाती है। वे जो सत्ता में होते हैं, उनकी भूल दिखाई पड़ती है। जो सत्ता में नहीं होते, उनकी तो भूल दिखाई कैसे पड़ेगी? क्योंकि भूल तो वे कोई करते नहीं। वे कुछ करते ही नहीं, वे सिर्फ निंदा करते हैं। 10 साल में फिर जनता उनके प्रेम में पड़ जाती है, उनको सत्ता में बिठा देती है, सत्ता वालों को नीचे बुला लेती है। जिनको तुम विरोधी पार्टियां कहते हो, वे सब आपसी षड्यंत्र में हैं। वे एक दूसरे के सहारे हैं। वे विरोधी वगैरह नहीं हैं। भला वे एक दूसरे को जेल में डालें, भला उनको भी पता न हो, मगर वे विरोधी वगैरह नहीं है। वह सब एक दूसरे की साजिश है, वह पूरा खेल है। जब एक सत्ता में होता है तब जनता को ये पता नहीं चल पाता कि भूल वस्तुतः सत्ता में एक पार्टी की हो रही है या भूल ऐसी है जो हमारी जीवन चेतना की है। दुख इसलिए है कि हमारी जीवन चेतना सोई है। जीवन में इतनी पीड़ा इसलिए है कि हम बेहोश हैं। यह नहीं दिखाई पड़ पाता। ये दिखाई पड़ता है कि ये लोग हट जाएं। दूसरी पार्टी सपने बता रही है, झंडे उठा रही है। वह कहती है हम सब ठीक कर देंगे। वह आश्वासन दे रही है। उस पर भरोसा आ जाता है। आ का भरोसा ब पर चला जाता है, फिर ब से भरोसा अ पर चला जाता है। कभी अपनी याद नहीं आ पाती कि यह भूल कहीं हमारी है। ऐसे जीवन सदियों तक चलता रहा है। विरोधी आपस में ऐसा लड़ते हैं कि तुम्हें ऐसा लगता है कि ये तो बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत हैं, और अगर इनको हम ताकत में पहुंचा देंगे तो सबई ठीक हो जाएगा। कभी ठीक कुछ नहीं होता। क्रांतियां सब असफल हो गई हैं। एक ही क्रांति कभी असफल नहीं हुई, वह व्यक्ति की क्रांति है। कोई नींद से जागता है, बुद्ध हो जाता है, कृष्ण हो जाता है, फरीद हो जाता है, मोहम्मद, नानक। बस वही एकमात्र क्रांति है। तो तुम्हारी अपेक्षाओं से मैं तुम्हारा अगुवा नहीं हो सकता। मेरी दृष्टि से ही मैं कुछ कर सकता हूँ। मेरी दृष्टि यही है कि तुम जागो, यही एकमात्र क्रांति है। तुम्हारे घर के फर्नीचर को यहाँ से वहाँ हटाने की मेरी उत्सुकता नहीं है। धूल धवास झाड़ने का मेरा मन नहीं है। तुम्हारी भूल, तुम्हारी बेहोशी है, वही टूट जानी चाहिए। तब तुम अगर अमीर भी न हुए, गरीब भी रहे, तो भी आनंद की वर्षा तुम्हारे घर पर होगी। तब तुम्हारे पास 2 जोड़ी वस्त्र भी रहे, तो भी तुम नाच सकोगे। तुम्हें रूखा सूखा भी खाने को मिला तो भी तुम्हारे कंठ से गीत का जन्म हो सकेगा। और मनुष्य जाति उसी दिन सुखी होगी, जिस दिन व्यक्ति सुखी होता है, और समाज की भ्रांति छूट जाती है कि हम समाज को सुखी कर सकते हैं। समाज कभी सुखी नहीं हो सकता। समाज है ही नहीं। समाज तो एक संज्ञा मात्र है, एक नाम मात्र है। जहाँ भी तुम पाओगे,
व्यक्ति को पाओगे, धड़कते हुए व्यक्ति के हृदय को पाओगे। व्यक्ति की आत्मा की क्रांति एकमात्र क्रांति है। मेरा राजनीति में कोई रस नहीं है। ऐसे प्रश्न तुम न पूछो तो अच्छा। तुम अपनी बदलाहट की कुछ बात पूछो। आज इतना ही। टॉक सुनने के लिए धन्यवाद। ओशो टॉक को सुनने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ।